Hello everyone. We have seen many things related to center of mass previous classes में. अभी center of mass क्या है आपको एक फील आने लगा है, तो मैं यहाँ पे कुछ फर्दर डिस्कशन करना चाहूँगा और उसके बाद आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हमें ये समझ में आ चुका है कि अगर हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक से हियर आर सेवरल मासेस, m1 है, m2 है, से m3 है. these are different masses located at different positions. m1, m2, m3 they are located like this. and suppose ये सारे का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है. ठीक है. अब सपोज मानते हैं कि m1 को थोड़ा हम डिस्प्लेस कर दिए. कितना? लेट अस कॉल इट डेल्टा x1. m2 को डिस्प्लेस कर दिए. चलो मानते हैं कि कुछ डेल्टा x2 अपनी मर्जी से. m3 चलो मानते हैं कि m3 पहले से ही इधर कहीं था. m3 को डिस्प्लेस कर दिए. कितना? m3 को डिस्प्लेस कर दिए सपोज इधर को. कितना? डेल्टा x3. तो सेंटर ऑफ मास पहले जहां था वहीं रहेगा. क्या इसका भी तो जगह बदल जाएगा, है कि नहीं? फिर each individual mass is changing its position. The center of mass will also change its position. obvious है. change in position of center of mass. तो suppose center of mass हम कहेंगे कि मूव कर गया डेल्टा x. तो ये इंडिविजुअल मासेस जब डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 मूव कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास डेल्टा x मूव कर रहा है. How these things are related? How these things are related? It can be very easily proved using a simple process of calculus or differentiation. अभी आप लोग एक्सेप्ट कर लो. क्या कह रहा है? कह रहा है कि in a system of masses, if individual masses undergo displacements, कितना? They are all vectors. Displacement delta x1, delta x2, delta x3, etc. Then the displacement of center of mass. ये क्या है? ये center of mass है. ये भी मूव कर जाएगा भाई. What amount? डेल्टा x. तो क्या लिखेंगे? आज हम लोग देखने जा रहे हैं displacement of center of mass when individual masses of a system are given displacements delta x1 when individual masses just a minute. इंडिविजुअल मासेस, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ तो आपको समझने में आसान होगा. इंडिविजुअल मासेस m1, m2, m3 etc. of a system are given displacements delta x1, delta x2 etc. respectively. Then the displacement of center of mass is given by delta x is equal to m1 delta x1, m2 delta x2 and so on. सबके लिए निकालो. It is given by m1 delta x1, m2 delta x2 and so on by m1 plus m2 plus m3. पहले क्या था फॉर्मूला हमारा? m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 whole divided by m1 plus m2 plus m3. ये क्या था फॉर्मूला? टू लोकेट द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. नाउ हम निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये क्या है?
चेंज इन पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ mi डेल्टा xi बाय समेशन ऑफ mi, जिसमें आपका ये डेल्टा xi क्या है, डेल्टा xi इज चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन ऑफ mi, ठीक है। तो ये हो गया पहला चीज जो हम लोग अभी देख लिए कि चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो जब कोई सिस्टम का इंडिविजुअल मासेस को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाएगा। कितना डिस्प्लेस हो जाएगा वो डिपेंड करता है कौन से मास को कितना डिस्प्लेस किया गया है। बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, देन विल गो फॉर दी मैथमेटिकल, क्योंकि हमें तो चीजें फिजिकली समझ में आना चाहिए। सपोज आप देखो और बताओ, सपोज यहाँ पे कोई एक डंडा है और डंडे को मान लो कि यहाँ पर कोई एक 2 केजी का ब्लॉक रखा है और यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई 5 केजी का ब्लॉक रखा है, ठीक है। 2 केजी का ब्लॉक और 5 केजी का ब्लॉक रखा हुआ है डंडे के ऊपर। हमें पहला क्वेश्चन आपसे, हमें इसके नीचे कोई एक ऐसा सपोर्ट देके, कोई एक सिंगल पिन सपोर्ट देके इसको इक्विलिब्रियम में रखना है। आपको पहले सोचना और बताना है कि इसको जो मैं इक्विलिब्रियम में रखूंगा ये मिड पॉइंट में रहेगा, ये दोनों का मिड पॉइंट में रहेगा, कि मिड पॉइंट की राइट में रहेगा, कि मिड पॉइंट की लेफ्ट में रहेगा। कहां पर रखने से इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट में। चलो चलो समझ में आ गया कि यहीं पे कहीं रखेंगे इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक। मिड पॉइंट का राइट में रहेगा क्योंकि इधर हेवियर मास है। अभी सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। सोचो मैं अगर कहूं कि ये जो हमारा मासेस है 2 केजी और 5 केजी का, ये मास को थोड़ा इधर को सरका दिया गया, ये मास को थोड़ा इधर को सरका दिया गया, तब भी क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा। अब क्या है, मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा इधर 2 सेंटीमीटर सरका दिए हैं, इसको 3 सेंटीमीटर सरका दिए हैं, इसको अब मैं मूव करवाना चाहता हूं, इसको किधर मूव करवाऊंगा कि फिर भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको हमें किधर मूव करवाना चाहिए, टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में लेंगे। सोचो, अरे ये भी इधर को सरक गया है, पहले अभी यहाँ पे था तो सिस्टम रेस्ट में था, अब इसको इधर दे दिए मान लो कि 5 सेंटीमीटर, इसको भी दे दिए 5 सेंटीमीटर, इसको सरका दिए, इसको सरका दिए, क्या अभी भी ये रेस्ट में रहेगा, नहीं। अब इसको थोड़ा और इधर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। दैट मींस व्हेन m1 is displaced, m2 is displaced, the center of mass is also displaced। सेंटर मास पहले यहाँ था, अब यहाँ पे आ गया है। Are you getting? यही मैं बताना चाहता हूँ। तो सेंट्रल मास को कितना मूव कराना पड़ेगा। सपोज हमको क्वेश्चन दिया गया कि जो 2 केजी का ब्लॉक था उसको 4 सेंटीमीटर मूव कर दिए और जो 5 केजी का ब्लॉक था इसको 2 सेंटीमीटर मूव कर दिए। बताओ ये सपोर्टिंग पॉइंट को कितना मूव करना पड़ेगा ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 × 10 + 5 × 4 जो भी है बाय 2 + 5 ऐसे करके करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी समेशन ऑफ mi डेल्टा xi बाय समेशन ऑफ mi। समझ में आ रहा है क्या? ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया ऐसे लग रहा है तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। 2 छोटे-छोटे एग्जांपल करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are kept along x-axis if 1 kg is displaced to right by
centimeter. 2 kg is displaced to left by 8 centimeter and 3 kg is displaced to right by 4 centimeter. Find the displacement of center of mass of the सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्या आपको पहले क्वेश्चन समझ में आया बताइए। ये एक्स एक्सिस है, इधर 1 kg, 2 kg, 3 kg ऐसे करके मासेस पड़े। ये 1 kg पड़ा है, ये 2 kg पड़ा है, ये 3 kg पड़ा है। ध्यान कि 1 kg was displaced to right by 20 centimeter, इधर को दे दिए इसको 20 सेंटीमीटर। 2 kg was displaced to left by 8 centimeter. 3 kg was displaced to right by 4 centimeter. ये सब अपनी अपनी जगह बदल दिए हैं। सेंटर ऑफ मास का कितना चेंज होगा पोजीशन। ठीक है, फॉर्मूला तो लगाएंगे, हमारे पास है फॉर्मूला, लेकिन उससे पहले चीजों को थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखेंगे। सॉल्यूशन से m1 is suppose 1 kg, m1 is 1 kg, m1 का करेस्पॉन्डिंग डेल्टा x1 कितना हुआ था। डेल्टा x1 डिस्प्लेसमेंट था, इट वाज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, तो लिखेंगे +20, है ना। आप वेक्टर मार्क लिखो ना लिखो, आप इसको इन टर्म्स ऑफ अगर साइन में लिख दोगे तो काम बनेगा। जैसे मैं कहूँ कि m2 कौन है, चलो मान लेते हैं 2 kg को m2 मान लेते हैं। क्या उसका डेल्टा x2 क्या लिखेंगे, कोई गेस कर सकता है। इधर को 8 सेंटीमीटर, वी शुड राइट -8, यस। और m3 तो था 3 kg, तो आप कहोगे डेल्टा x3 कितना हो जाएगा, इट इज 4 सेंटीमीटर। Yes. Now change in position of center of mass, summation of mi delta xi by summation of mi. In fact, this is what is a vector. इसीलिए तो हम डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस साइन दिए हैं। You can write this as 1 into 20. यहाँ पे क्यों लिखेंगे, जगह नहीं है जब। 1 into 20 प्लस ये कितना हो गया 2 into -8 प्लस 3 into 4 by 1 plus 2 plus 3 summation of mi. So it is 20 minus 16 is 4 plus 12 is 16 by 6 is 8 by 3 centimeter. The center of mass will be displaced by 8 by 3 centimeter, and when you say 8 by 3 centimeter, tell me in which direction, towards left or towards right। पॉजिटिव आंसर आया है, पॉजिटिव आंसर का मतलब टुवर्ड्स राइट। पॉजिटिव आंसर आया है ना, हम कहेंगे इट इज टुवर्ड्स राइट। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? ठीक है। Now we go for next case. मैं अब एक सिंपल सा केस देना चाहता हूं, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में इस किस्म की केसेस हमारा सबसे ज्यादा है। ठीक है, 2 persons of masses 6 kg का पर्सन कहाँ होगा, 60 kg and 40 kg were standing at certain distance
from each other. ठीक है, if each of them moves by 2 meters towards the other, then find displacement of center of mass. दो आदमी खड़े हैं, एक पहलवान है 60 किलो वाला, एक दुबला पतला सा है 40 किलो वाला, दोनों खड़े एक दूसरे से कुछ दूर पे। ये 60 केजी का है, ये 40 केजी का आदमी है। लॉरेल एंड हार्डी है, ये इधर गया 2 मीटर, ये इधर आया 2 मीटर, दोनों बराबर डिस्टेंस गए हैं। बताओ सेंटर ऑफ मास मूव करेगा क्या? अगर करेगा तो किधर को करेगा? बिफोर वी गो फॉर एनी कैलकुलेशन, लेट अस फर्स्ट थिंक, ये सेंटर ऑफ मास मान लो पहले ही कहीं था, सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। सोचो, टुवर्ड्स लेफ्ट। चलिए देखते हैं किधर को मूव करेगा, क्योंकि फिजिकली चीजों को रियलाइज करना बहुत जरूरी है, फिजिकली रियलाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, कोई बोल रहा है मतलब उसको पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इन चीजों को निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकालने की कोशिश करता हूं। थोड़ा यहाँ पे इसको स्पेस बना देता हूं। यस, आपको पूछा गया है पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए लेते हैं वैल्यूज, सॉल्यूशन ऐसे लेते हैं। लेट m1 इज 60 kg एंड m2 सॉरी इसका डेल्टा x1 इज 2 मीटर, इधर को m2 इज 40 kg, डेल्टा x2 इज इधर को आया -2 मीटर, है ना। पहले सोचो और बताओ कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, जो हेवी मास है कि जो लाइट मास है? लाइट मास हेवी के ऊपर डिपेंड करता है, हेवी मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर दोनों बराबर जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास किधर को जाएगा? जिधर हेवी मास जा रहा है कि जिधर लाइट मास जा रहा है? यस, दैट मींस सेंटर ऑफ मास विल मूव टुवर्ड्स राइट। आर यू गेटिंग? यस, तो हमें निकाल के देखना है। हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हर जगह फॉर्मूला करके नहीं कर सकते, हर जगह हमें कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ेगा। हर चीज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर तो धुआं निकल जाएगा। समेशन ऑफ mi dxi, इट इज 60 into corresponding delta x1 2 plus 40 into -2 by 60 plus 40 कितना हुआ? इट इज 120 minus 80 is coming 40 by 100 is 0.4 meter. Positive answer means towards right. That means center of mass will be displaced towards right by 0.4 meter. समझ में आया क्या? Yes sir. So yes. तो जैसे हमें पता चला कि whenever there is a change in position of individual masses of a system, the center of mass will undergo some displacement, which is given by the general formula summation of mi delta xi by summation of mi. लेकिन थोड़ा सोचो तो, क्या कोई जरूरी है कि इंडिविजुअल मासेस मूव करेंगे तो सेंटर मास भी मूव करेगा? लेट अस थिंक। सपोज हम कहेंगे यही था वो डंडा, जिस डंडे के ऊपर कोई एक 5 केजी का मास रखा गया था, इधर कोई एक 3 केजी का मास रखा गया था, और इस डंडे को हमने क्या किया? इस डंडे को हमने सपोर्ट दे रखा है, ऐसा सपोर्ट दे रखा है डंडे को, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। 5 केजी के पास दिए, मिड पॉइंट में नहीं दिए, आपको दिख नहीं रहा होगा तो और थोड़ा पास ले आते। यस, यहाँ पर दे दिए सपोर्ट। अब देखिए ये 5 केजी के पास है। अगर मैं कहूं कि ये 3 केजी का जो मास था, इसको अकेले में मैं क्या करता हूं,
आई मूव दिस 3 kg मास बाय सम डिस्टेंस, इधर को ले आया। अगर 3 kg के मास को मैं इधर ले आऊंगा, आपको क्या लग रहा है? 5 kg अपनी जगह था, पहले ही रेस्ट में था, 3 kg को इधर ले आऊंगा, क्या सिस्टम अब भी रेस्ट में रहेगा? नो, गिर जाएगा, गिर जाएगा। पहले आपका इमेजिनेशन चेक कर रहा हूं, 3 kg को थोड़ा इधर ले आया, 3 kg को इधर ले आया तो सिस्टम रेस्ट में नहीं रहेगा, गिर जाएगा। कौन गिर जाएगा? मतलब ये कैसे गिर जाएगा? ऐसे गिर जाएगा ए, और ऐसे गिर जाएगा बी। सर ए इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो ये किधर गिर जाएगा? ए जैसे गिर जाएगा कि बी जैसे गिर जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा कि क्लॉकवाइज घूम जाएगा? ए। तो वो फिजिकल फीलिंग आना बहुत जरूरी है, वो फिजिकल फीलिंग आना बहुत जरूरी है। हर जगह फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा। अगर हम इसको इधर ले आएंगे, ये पास हो जाएगा, ये गिर जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पास लाने के बावजूद ये सिस्टम रेस्ट में रहे, पास लाने के बावजूद ये सिस्टम रेस्ट में रहे। तो मैं क्या करना चाहता हूं? मैं कुछ एडजस्टमेंट करना चाहता हूं। किसके साथ? 5 kg के साथ। इसको इधर लाया, उसके बाद भी ये रेस्ट में रहेगा मैं चाहता हूं, तो 5 kg को भी मैं थोड़ा डिस्प्लेस करना चाहूंगा। किधर को डिस्प्लेस करूंगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ए और इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ताकि अभी ये रेस्ट में रहेगा। बी और ए, बी, क्योंकि इसको थोड़ा इधर ले आए, थोड़ा इसको इधर ले आएंगे तो जहां था वही रहेगा। अब इसको भी इधर ले आएंगे, इसको भी इधर ले जाएंगे तो गिर जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, तो इसका मतलब इसको थोड़ा इधर लेना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप लोगों को फीलिंग आने लगा है कि अगर इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूं और इसको थोड़ा मैं इधर ले आता हूं तो ये रेस्ट में रहेगा। मतलब इसमें कुछ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ है और चेंज इन पोजीशन हुआ है, इसका कुछ चेंज इन पोजीशन हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं टिका हुआ है। कहने का मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक सिस्टम की इंडिविजुअल मासेस जब डिस्प्लेस हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हर इंडिविजुअल मास का पोजीशन बदल गया, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग हियर। यही चीज को हम लोग अभी लिखेंगे, यही चीज को अभी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? If by changing the positions of individual masses, if by changing the positions of individual masses the center of mass of a system does not change, then आप क्या कहोगे? डेल्टा x for center of mass will be 0। पर डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था? समेशन ऑफ mi डेल्टा xi by summation of mi, this whole thing will be equal to 0। What does summation of mi represent? m1 plus m2 plus m3 plus, that means it's a constant। okay, it's a constant। इसको लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, 0 के साथ कुछ भी डालो 0 हो जाएगा। फिर बच गया क्या? समेशन ऑफ mi डेल्टा xi is equal to 0। इसका मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 लाइक दिस। सारे मासेस का ये निकाल के जोड़ोगे तो 0 होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? By moving individual masses, if center of mass is not changing, then the masses and their respective corresponding displacements must be related by the relation m1 delta x1 plus m2 delta x2, and that whole thing is equal to 0। समझ में आया क्या? यस, लिख लीजिए।
let us see a special case of two system mass, two mass system. For a two mass system में बहुत ज्यादा इसका फॉर्मूला को यूज करने वाला हूं, तो इसके लिए मैं रेडीमेड फॉर्मूला बना के छोड़ना चाहता हूं। अगर एक सिस्टम में दो ही मास है, हर एक मास को कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट दिया गया डेल्टा x1 डेल्टा x2, तो क्या होना चाहिए रिलेशन, ताकि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। फॉर ए टू मास सिस्टम्स, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक m1 मास है, यहाँ पर कोई m2 मास है, और अगर m1 को मैं इधर को डिस्प्लेस करता हूँ डेल्टा x1, तो सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रखना है, तो m2 को पक्का मुझे किधर लेना पड़ेगा, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में लेना पड़ेगा, डेल्टा x2। तो फॉर टू मास सिस्टम, let by moving m1 and m2 by distances L1 and L2, the center of mass does not change. Center of mass does not change. Suppose हम ऐसे कहेंगे कि ये मास को L1 मूव करवाया गया, ये मास को L2 मूव करवाया गया। डेल्टा x1 कितना है? L1। डेल्टा x2 कितना है? L2। ऐसा है, m1 को मूव किए L1, m2 को मूव किए L2, और अब मैं जानना चाहता हूं कि सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, तो फिर मुझे पता करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m1, L1, m2, L2, ये सारा रिलेशन हमें देखना है। ठीक है, लेट बाय मूविंग m1 and m2 by distances L1 and L2, the center of mass does not change, then summation of mi dxi must be equal to 0। अभी तो देखें, summation of mi delta xi must be equal to 0। mi डेल्टा xi, डेल्टा लिख रहे थे, d लिख देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, डेल्टा xi must be equal to 0। अच्छा, यहाँ पर m1 कितना है? अरे m1 तो m1 है, और डेल्टा x1 कितना है? it is L1 दिया है। m2 कितना है? it is m2 है, और डेल्टा x2 कितना है? ये L2 है, बट उल्टा डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे? -L2। चलिए सबका वैल्यू डालते हैं, क्या मिल रहा है? m1 L1 प्लस m2 इंटू -L2 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि m1 L1 must be equal to m2 L2। अगर कोई टू मास वाला सिस्टम है, m1 m2 को लेके कोई सिस्टम बना है जिसमें m1 को L1 मूव करवाया गया, m2 को L2 मूव करवाया गया, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रह गया, L1 और L2 वेर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अब देखो फिगर को, है ना, लेट बाय मूविंग मासेस मूविंग m1 and m2 बाय डिस्टेंसेस L1 and L2 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा मेंशन कर देंगे तो शायद आपको आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। L1 by L2 in opposite directions, in opposite directions, the center of mass does not change, then summation of mi delta xi must be equal to 0। मतलब m1 L1 must be equal to m2 L2। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल की केस में दे दिए, तो आप मुझे अगला क्वेश्चन फटाफट बताओ। ये कोई एक डंडा है, मासलेस डंडा है, इस डंडे को यहाँ पे कोई एक हम रखे हैं, से लीजिए 6 kg मास, ये 6 kg मास रखा है, और इधर कहीं एक 2 kg का मास रखा है,
और ये डंडे को हम लोग सपोर्ट दे रखें, कहाँ पे, यहाँ पे सपोर्ट दे रखें, ऐसा करके रखे हैं, ऐसा करके रखें, डंडे को सपोर्ट दे के रखें। अच्छा, पूछा है कि ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में, अगर मैं कहूं कि हमारा जो 6 kg मास है, मैं इसको थोड़ा इधर को सरकाता हूं बाय 1 सेंटीमीटर, तो 2 kg को मैं किधर को सरकाऊंगा, कितना सरकाऊंगा कि ये सिस्टम रेस्ट में था और रेस्ट में रहेगा। They must be displaced in opposite directions. ये समझ में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, m1 l1 must be equal to m2 l2, where l1 and l2 are the distances moved by m1 and m2 in opposite directions। ये इधर को गया है 1, तो इसको हम कहेंगे L1, ये इधर को आएगा कुछ जिसको हम कहेंगे L2, that means 2L2 must be equal to 6L1, तो इसको इधर को कितना लाना पड़ेगा रे भैया, 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे कैसे आपकी दिमाग की बत्ती जलने लगा है, देख रहे हो ना। यू मस्ट बी एबल टू इमेजिन 6 kg को थोड़ा इधर ले आए 1 सेंटीमीटर, तो इसको 3 सेंटीमीटर लाना पड़ेगा, तब ये सिस्टम रेस्ट में था, अब ये रेस्ट में रहेगा। आर यू एबल टू इमेजिन? फिजिक्स तो इमेजिनेशन की चीजें हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको बढ़िया समझ में आ रहा है।